हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। इस लेक्चर के अंदर हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर दैट इज़ पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं। हमने रेगुलेटर्स के बारे में स्टडी कर लिया था, कन्फर्मर, माइग्रेशन, सस्पेंड के बारे में, कि रेगुलेटर जो होते हैं वो होमोस्टैसिस को कैसे मेंटेन करते हैं। कन्फर्मर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था। माइग्रेशन में जो टेम्परेरी क्या करते हैं, टेम्परेली कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है टेम्परेली, नॉट फॉर परमानेंट। जैसे वहाँ पे उनकी जो हैबिटाट है जहाँ वो रहते हैं, वो उनकी स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है ख़त्म हो जाएगी, फिर वो वापस वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना। सस्पेंड में क्या आता है, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो वो अपने मेटाबॉलिक रेट को, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर लेते हैं, लो कर देते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है उनको लो करके उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से फाइट करते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब हमने स्टडी कर लिया था। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। कंप्लीट वीडियो देखना, आपको क्वेश्चंस की भी पता चल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्फर्मर पे, रेगुलेटर, माइग्रेशन, सस्पेंड पे। तो ये सारी नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम पार्शियल रेगुलेटर के बारे में बात करते हैं। हम पहले हम उस ग्राफ को देखते हैं कि जो जिस ग्राफ में पार्शियल रेगुलेटर मेंशन है। ठीक है, देखिए ये ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या है, ये एनसीईआरटी का 13.3 जो फिगर वहाँ पे दे रखा है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर वाले टॉपिक में। तो उसमें क्या है, ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या शो कर रही है, कन्फर्मर्स को शो कर रही है। जो इनका इंटरनल लेवल जो होता है ना, इन ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। ये जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी इंक्रीज हो रहा है ना। वहाँ का जो टेम्परेचर वो भी इंक्रीज हो रहा है। और देखो रेगुलेटर्स में ये कांस्टेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है और एक्सटर्नल जो इंक्रीज हो रहा है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहे कैसा भी हो, इनका जो बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पार्शियल रेगुलेटर्स की। पार्शियल रेगुलेटर पहले तो क्या कर रहे हैं, कन्फर्मर्स की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। बाद में क्या है, ये पार्शियल रेगुलेटर्स, मतलब कि पार्शियल रेगुलेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो पहले तो कन्फर्मर की तरह रिएक्ट किया था, बाद में ये रेगुलेटर्स बन गए। इन्होंने अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट कर लिया। कुछ समय तक तो ये इनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था एज कम, मतलब कि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे इनके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था वो भी इंक्रीज हो रहा था, जो कि कन्फर्मर के अंदर देखा जाता है। लेकिन बाद में क्या था, ये रेगुलेटर्स की तरह काम करने लगे। इसलिए इनको कंप्लीट रेगुलेटर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी क्या है, ये एक्सटर्नल लेवल के साथ में इनका बॉडी टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से अब क्या है, बाद में कांस्टेंट कर पाते हैं अपने टेम्परेचर को, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को। इस वजह से इनको पार्शियल रेगुलेटर बोला जाता है। देखो कन्फर्मर के बारे में क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस। वो अपने जो इंटरनल कंडीशंस है उसको कांस्टेंट नहीं कर पाते हैं। 99% जो एनिमल्स हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कन्फर्मर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेगुलेटर्स के बारे में क्या लिखा है, कैन मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस। इनका जो होम्योस्टैसिस होता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है और अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। और ऑल मैमल्स एंड बर्ड्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं, रेगुलेटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम पार्शियल रेगुलेटर्स की। ठीक है ना। पार्शियल रेगुलेटर क्या होता है, देखो पार्शियल रेगुलेटर्स चेंजेज देयर बॉडी टेम्परेचर टू ए सर्टेन लेवल। कुछ समय तक तो वो, कुछ लेवल तक तो वो चेंज कर लेता है अपने टेम्परेचर को। जैसे यहाँ से वो इंक्रीज हो रहा था, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है पहले तो इंक्रीज हो रहा था, जो यहाँ का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था ना, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, एक्सटर्नल लेवल था, और ये क्या था, इंटरनल लेवल। ठीक है, पहले तो इनका जो इंटरनल लेवल था वो इंक्रीज हो रहा था, किसके साथ में, एक्सटर्नल लेवल के साथ में। लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर लिया, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है या फिर बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल बॉडी जो,
उसका एनवायरनमेंट है, उसकी कंडीशंस है, वो उसने कांस्टेंट कर लिया, ठीक है ना। पार्शियल रेगुलेटर्स चेंजेस देयर बॉडी टेम्परेचर टू ए सर्टेन लेवल, कुछ हद तक उसने चेंज कर लिया ऑफ एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब मैंने बताया था एक्सटर्नल टेम्परेचर, बट व्हेन द टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज, अब जैसे जैसे उनको लग रहा है कि टेम्परेचर तो भाई बढ़ता जा रहा है, हम अपने बॉडी को मतलब कि रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो जो उसके साथ में रही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में, एक्सटर्नल लेवल के साथ में जो टेम्परेचर है वो उसके साथ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या कर लेते हैं, दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो उस कंडीशंस में क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए योग्य हो जाते हैं, ठीक है ना। अपने इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको कांस्टेंट कर लेते हैं, इसी वजह से इनको पार्शियल रेगुलेटर बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, पार्शियल रेगुलेटर्स इनको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल के जो है श्रीयू एक एग्जांपल है पार्शियल रेगुलेटर का। ये क्या करता है, पहले तो जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल लेवल जो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ हद तक तो ये बढ़ा लेते हैं उस तक, लेकिन जैसे लगता है कि अब तो भाई रुक ही नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो ये क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। ये फिर बाद में क्या है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये तो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है ना, इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग तो है, जो इनको चाहिए टेम्परेचर उसके हिसाब से वो टेम्परेचर है ही नहीं, बढ़ने की वजह से क्या है, आगे अगर ये अपनी बॉडी को कांस्टेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो इस वजह से बाद में एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है उसके योग्य हो जाते हैं कि ये अपने आप के अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है ना। इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं क्या, पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर के बारे में एनसीईआरटी में कुछ मेंशन नहीं था, ये अलग से मैंने बता दिया आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, कोई दिक्कत ना आए किसी भी टॉपिक में। हमें नीट के लिए ही, सिर्फ नीट के लिए ही नहीं पढ़ना, हमें सिलेक्शन तो पाना है, लेकिन इसलिए ये नहीं ऐसे करके नहीं पाना कि हमें सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक ही हम क्या है करें तो हमारा नीट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि 70 to 80% जो है ना सिलेबस, जो नीट का जो पेपर है बायो का, वो 70 to 80% एनसीईआरटी से आता है, बट कई बार क्या है जो 20 to 30 जो % है ना पेपर कहाँ से आता है, बाहर से आता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है ना। बट वो होता तो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो उसके एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या है बढ़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बढ़ जाते हैं जिसको हमें बाहर से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स फॉलो करते हैं, है ना, बायोलॉजी के लिए, और ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो करते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो हम सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर ही नहीं रहना, एनसीईआरटी तो हमें 100% आनी चाहिए, जो जो चीज़ उसके अंदर मेंशन है। ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में, मान के चलो मैंने बताया रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर, ये इम्पोर्टेंट है, हर लेक्चर में, हर इन 4 लेक्चर में मैंने क्या बताया था, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से 4 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आए, है ना, 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन आए, हैं इंट्रैक्शन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मेजर जो बायोम्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारे लिए कंप्लीट एनसीईआरटी ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कम से कम एटलीस्ट अगर आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हो, किसी कोचिंग के थ्रू नहीं जा रहे हो या फिर खाली यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी को तो फुल्ली कवर करके रखो, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आपको मेमोराइज होने चाहिए, लाइन टू लाइन मेमोराइज होने चाहिए, ठीक है ना। आप कोई इमेजिनेशन बना लो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो उसकी इमेजिनेशन अपने माइंड में फिट कर लो, और जैसे ही आपको मान के चलो कभी रिवीजन करना हो तो आप उस जो आपने इमेज बना रखी है अपने माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको याद करो, फिर आपको धीरे धीरे जो है टॉपिक याद आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक टॉपिक करने के बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करो, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि 1-2 क्वेश्चन तो मैं जो मतलब लास्ट 2 to 3 या फिर 5 ईयर्स में आ चुके हैं, 2010 तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैं उन्हें साथ साथ बता देता हूँ, बट जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं
जितने भी 22 ईयर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नीट के अंदर, AIPMT के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है ना। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी है तो पूरी देखें, है ना। मेरी वीडियो जो है पूरी देखा कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत एटलीस्ट थोड़ी नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगी। इसमें आपको तरीका ज़रूर मिलेगा NCERT पढ़ने का, किस तरीके से हमें NCERT पढ़नी चाहिए, किस तरीके से किस टॉपिक को किस नज़रिए से देखना चाहिए, किसको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, किसको कम वैल्यू देनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है। तो इसी लास्ट टॉपिक से हमारा जो रिस्पॉन्स टू ए बायोटेक फैक्टर वो है कंप्लीट होता है। ठीक है, याद रखना। ओके, थैंक यू।